अरे आपके बेबी का वेट तो बहुत ही कम है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, दूध अच्छे से नहीं पिलाते, दूध कम बन रहा है तो कम से कम ऊपर का दूध गाय का डब्बे का कुछ तो पिलाओ ताकि बच्चा मोटा दिखे। हमारे टाइम में तो बच्चे मोटे मोटे होते थे, लेकिन आजकल के पेरेंट्स बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पड़ोसी का बच्चा तो इतना मोटा है, ऐसे ढेर सारे सवाल आपकी पेरेंटिंग पे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपको भी लोग कहते हैं आपके बच्चे का एक्चुअल में वेट कितना बढ़ना चाहिए, सही बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है। इसी पे डिटेल वीडियो है, थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरी वीडियो डिटेल में देखें। अब बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं दवाई मेडिसिन देने में कि दवाई बच्चा घर पे तो ले नहीं पाता, क्योंकि आपको एनआईसीयू में पता ही नहीं होता कि स्टाफ ने बच्चे को कैसे मेडिसिन दी है। आप बच्चे को दूध में घोल के मेडिसिन देना है। प्री मैच्योर बेबीज़ को डायरेक्ट ड्रॉपर से मुंह के अंदर नहीं देना, क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ थोड़ी अमाउंट की दवाई को अंदर नहीं ले पाते और मुंह में रखते और एकदम से काफ़ी बारी एस्पिरेट हो जाता है। आप मिल्क में डाल के दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कैल्शियम और मल्टीविटामिन और विटामिन D3 की जो ड्रॉप्स हैं वो तीनों एक ही टाइम पे नहीं देनी है आपको। अगर आपको लगता है कैल्शियम की डोज लेट से 2 ml 3 टाइम्स है, तो 2 ml अगर बच्चे को ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बार स्पून से फीड करा रहे हैं तो स्पून में ऑलमोस्ट 5 ml आता है, तो 5 ml में 0.5 ml ले दो। ऐसे 3-4 शॉट्स में आप उसको दो, एक साथ में आप 2 ml दवाई को मेडिसिन को 5 ml मिल्क में मिक्स नहीं करो। उससे दवाई बहुत ज़्यादा, दूध का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चा कई बार वॉमिट आउट कर देता है। हर 2 दवाई के बीच में, जैसे आपने कैल्शियम दिया उसके बाद मल्टीविटामिन दी, तो मिनिमम 2 से 4 घंटे का ड्यूरेशन रखना है दूसरी दवाई के बीच में। आपको सारी दवाई एक ही टाइम पे बिल्कुल नहीं देनी। अच्छा, अब आते हैं आयरन ड्रॉप्स पे। आयरन ड्रॉप्स आपको प्री मैच्योर में 21 दिन के बाद स्टार्ट करनी ही करनी है। आयरन ड्रॉप्स से कई बार बच्चा वॉमिट करता है, तो आप स्टार्टिंग में कम डोज में अपने डॉक्टर की एडवाइस से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको देना जरूर है, वरना कई बार बच्चों को ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ट्यूब नलकी पे छुट्टी होता है या कटोरी स्पून पे होता है, बिकॉज प्री मैच्योर बेबीज़ ब्रेस्ट फीड करने में बहुत टाइम लेते हैं। ऑलमोस्ट 1.8 kg से ऊपर होने के बाद ही वो अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर पाते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीड का ट्राई कर सकते हैं तो करिए, लेकिन उसको नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग बोलते हैं। मतलब कि हमें बच्चे को फीड के लिए ब्रेस्ट से अटैच नहीं करना, हमें उनको प्रैक्टिस करानी है कि आगे जाके उनको ब्रेस्ट से कैसे फीड करनी है। आपको बच्चे के न्यूट्रिशन और वेट गेन के लिए या तो ट्यूब या स्पून पे ही फीड कराना है, तो वो आपको पहले से ड्यूरिंग एडमिशन ही अच्छे से ट्रेनिंग लेनी है। बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि डिस्चार्ज से एक दिन पहले ही वो ट्रेनिंग लेते। एक दिन पहले की ट्रेनिंग से आप ट्रेन नहीं होंगे गाइस, ट्रस्ट मी। आपको मिनिमम 1 वीक पहले से ही डेली एनआईसीयू में आपको 15 to 20 मिनट्स की ट्रेनिंग लेनी है कि बच्चे का डायपर कैसे चेंज करना है, कपड़े कैसे चेंज करने, ऑयल मसाज कैसे करनी है, डब्बे का दूध कैसे बनाना है, पोजिशनिंग कैसे देनी है। अगर बच्चा उल्टी करता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। बच्चा दूध नहीं पिए या दूध पीते पीते सो जाए तो आपको कैसे बच्चे को जगाना है। माउथ के पास ही 4 पॉइंट्स होते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। इनको अगर आप प्रेस करते हैं तो बच्चा माउथ ओपन करता है, बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट होगा, जिससे बच्चा दूध पीने में इजी होगा। आप ईयर के पीछे, फीट्स में, हैंड्स में टिंगलिंग सेंसेशन दे के बच्चे को उठा सकते हैं, जिससे बच्चा फीड कर पाए। क्योंकि प्री मैच्योर बेबीज़ में बहुत जल्दी सो जाते हैं फीड के टाइम में, तो उनको प्रैक्टिकली पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर साहब बच्चा सोता रहता है, फीड हमें कैसे करानी है। आपको ये इंश्योर करना है कि मुझे मेरे बच्चे का वेट 10 से 20 ग्राम पर डे बढ़ाना है, जो कि फीड से ही हो पाएगा। साथ में आपको बच्चे का टेम्परेचर करना पता होना बहुत ज़रूरी है। प्री मैच्योर बेबीज़ के पेरेंट्स के साथ जो कॉमन दिक्कत आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपके बच्चे के हाथ और पैर ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर ये हाथ पैर ठंडे होंगे तो बच्चा वेट गेन नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा कि मैं दूध तो बहुत अच्छे से पिला रही हूँ, स्पून फीड करा रही हूँ, 30 ml बच्चा ले रहा है, लेकिन फिर भी बच्चा वेट नहीं गेन कर पा रहा। उसका मेन रीज़न है कि थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस। प्री मैच्योर बेबीज़
जनरली मदर के होम में टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन बाहर आके क्योंकि उनमें फैट इतना नहीं होता कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, जिसकी वजह से बच्चा वेट लॉस करता है। तो आपको सॉक्स और मिटन्स रखना है, बच्चे के सर पे कैप रखनी है। आप आफ्टरनून के टाइम में कैप हटा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में आपको डेफिनेटली कैप रखनी है। लेयरिंग नॉर्मल जो बच्चा टर्म बेबीज होते हैं उसमें आप लेयरिंग डबल लेयरिंग रखते हैं कपड़ों के अंडर वेस्ट या बनियान और ऊपर से फुल स्लीव का क्लोथ पहनाते हैं, लेकिन आपको प्री मैच्योर में 3 लेयरिंग रखना जरूरी है। आप एसी चला सकते हैं, लेकिन 29 पे 30 के करीब आपको टेम्परेचर रखना है। आपको 26 से नीचे टेम्परेचर बिल्कुल नहीं जाना है। साथ में लेयरिंग के टाइम में आपको ध्यान रखना, जब फीड कराते हैं तो बहुत लोग ही यहाँ वाला एरिया बच्चे का गीला रहता है, जिसकी वजह से बच्चा ठंड में रहता है, निमोनिया बन जाता है और वेट गेन नहीं करता। सो पेरेंट्स, अभी हम जेस्टेशनल एज के हिसाब से वेट गेन कैसे होता है इस पर डिस्कस करेंगे। चार्ट्स दिखाती हूँ। देखो, अब ये अपना है जेस्टेशनल एज, इसमें ये वीक्स हैं। जैसे अपना डिलीवरी 39 वीक्स पे होती है, 40 वीक्स पे, 38 वीक्स पे। जनरली 34 वीक्स से नीचे वालों को प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं, और ये वाले बच्चे 34 से 36 वाले लेट प्रीटर्म, 36 से 38 वीक्स वाले अर्ली टर्म होते हैं। तो आज हम 34 वीक्स से नीचे वालों में बात करेंगे। ये अपना वेट है, ये हाइट का, लेंथ का, और यहाँ पे हम सेंटाइल में जाते हैं 3rd, 10th, 50th, 90th। हमारा बच्चा, हमें ध्यान रखना है कि 3rd से ऊपर हो, और 10th से ऊपर हो जाए तो बात ही क्या है फिर, है ना। 50th से है तो बल्ले बल्ले। तो हम जैसे बच्चा हुआ है अपना लेट्स से 32 वीक्स पे, 32 वीक्स पे 1 kg का हो गया, 1 kg का हो गया, तो ये 3rd सेंटाइल से नीचे है। अब 32 वीक्स वाला बेबी अपना 10 डेज तक, 14 डेज तक जनरली वेट गेन कम ही कर पाते हैं। तो मान लो 34 वीक्स तक इतना वेट गेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बाद जब वेट गेन करेगा, मान लो 34 वीक्स पे आ गया, तो 34 वीक्स पे बच्चे का वेट हो गया लगभग 1.5 kg 3rd सेंटाइल से ऊपर। तो आपको 34 वीक्स के बाद बच्चे की ग्रोथ कुछ इस टाइप से होनी चाहिए कि वो ऐसे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखे जो फीडिंग के इश्यूज़, KMC ना कराने से या कुछ और इश्यूज़ से बच्चे का ग्रोथ यूँ हो जाता है। आपको यूँ नहीं रखना, बच्चे का ग्रोथ ऐसे जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, कैसे हेल्प करेंगी ये चीज़ें, यही हम इस वीडियो में बताएंगे। डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगी। अच्छा, आपका बच्चा 32 वीक्स पे है और ICUs में मान लो 1 मंथ रह गया, बाद में भी रह गया, तो आप NICU में रह के भी आप बच्चे के वेट गेन में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर की। तो आपको क्या क्या करना है, तो वीडियो के 2 पार्ट है। फर्स्ट में तो अपना रहेगा कि बच्चा NICU में है तभी आपको क्या करना है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे जैसे ही घर पे आ जाता है तो आपको क्या करना है। लेकिन अपना ग्रोथ का चार्ट ऐसे ही रखना, जितना ऐसा जाएगा उतना ही बच्चे के लिए बड़ी ही अच्छी बात होगी। सो वीडियो में बने रहें। सो आपको वीडियोस देख के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप डे 1 से, बर्थ से अपने प्रीमेच्योर बेबी के डेवलपमेंट में कितना पार्ट प्ले कर सकते हैं। एक डॉक्टर, स्टाफ और NICU में बच्चे के डेवलपमेंट में कितनी हेल्प कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स को कवर करने से आपको बच्चा जब घर पे आएगा, डिस्चार्ज होगा, तो आप बड़े ही अच्छे से बच्चे का ध्यान रख सकेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो आपको 1-2 पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। सो कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, एंजाइटी लेवल कम रखिए, बच्चा बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। बाय।